नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सवर्णा, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। आज से ग्रुप डी वाले बच्चे को यह खुला चैलेंज है कि अभी से भी वक्त है वक्त बदलने का। यदि आप चाहते हैं कि इस बार ग्रुप डी में नौकरी हो जाए तो आज से जो ये न्यूमेरिकल का सेशन है और क्वेश्चन डिस्कशन का जो सेशन अगले दिन से चलेगा, इस सेशन को किसी भी सूरत में, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम क्यों ना उगने लगे, आपको नहीं छोड़ना है। और यकीन मानिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स का आज से लगातार 15 अगस्त तक डेली 1 घंटे न्यूमेरिकल या आधा घंटा जो भी टाइम लगे, एक टॉपिक वाइज डेली न्यूमेरिकल चलेगा और डेली आपको क्वेश्चन डिस्कशन चलेगा। इस दोनों सेशन को आपको लगातार करना है। यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं लेगा जो आपके रिजल्ट को रोक देगा। चला कहा गया है कि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी होता है। इसलिए कामयाब होकर अपने माता पिता के अरमान को पूरा कीजिए, अपने माता पिता के और गुरुजनों के सपने को पूरा कीजिए। और आज से कंटिन्यू 2 क्लास कम से कम रेगुलर यूट्यूब पर करना है, एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का और एक आपका न्यूमेरिकल का। केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जितने भी टाइप का क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे होंगे, लिखा है टोटल डेट वाइज शिफ्ट वाइज हम आपका डिस्कशन करवाएंगे। एक भी फेक क्वेश्चन नहीं होगा, टोटल टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे और वो भी डेट वाइज। और आप जाके ओरिजिनल क्वेश्चन से मिला सकते हैं, कोई फेक क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं चलेगा। और यदि इतने क्वेश्चन का डिस्कशन यदि आप कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में साइंस में 25 में 25 नंबर कोई नहीं काट सकता है। इसलिए आज से बिना थके बिना रुके लगातार अपने कामों में क्या करना है, लग जाना है। तो आइए, ये जो टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है, न्यूमेरिकल चल रहा है, वो है स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु अणु तत्व की प्रतिशत मात्रा। ये टॉपिक केमिस्ट्री का है, सभी लोगों को पता है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। और इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल बनता है, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है, वो ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यकीन मानिए आपका 100% रिकवर जो है 45 दिन के क्लास में आपका हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है बाबू, कहता है कि एक H2O अणु में, यानी कहता है जल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होगा। गौर कीजिएगा, H2O के अणु में किसकी प्रतिशतता की बात किया बाबू, हाइड्रोजन की प्रतिशतता का बात किया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस जल का आप अनुभार निकाल लीजिए, क्योंकि किसी का भी जब प्रतिशत पूछा जाता है तो गौर करेंगे। क्वेश्चन तो समझ गए क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होगा, यानी हाइड्रोजन के परसेंटेज के बारे में पूछा। तो याद रखना बाबू, किसी का भी यदि आपसे परसेंटेज निकालने वाला क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा कि यहां पर हाइड्रोजन का प्रतिशत आपसे पूछा, तो जिसका प्रतिशत पूछा जाएगा उसका द्रव्यमान ऊपर में होगा, जिसका पूछा जाएगा उसका द्रव्यमान ऊपर और टोटल यौगिक का द्रव्यमान नीचे, और गुना क्या कर देंगे 100। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे जल का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे जल का द्रव्यमान, और गुने क्या करेंगे 100। यह फॉर्मूला हो गया कि किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए, चाहे वो कोई भी एलिमेंट्स हो, तो जिसका पूछा जाए उसका द्रव्यमान ऊपर में, जिस यौगिक में पूछा जाए उस यौगिक का द्रव्यमान नीचे में, और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबको पता है कितना होता है भाई, H2O में हाइड्रोजन का पूछा था तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन 2 परमाणु है तो यहां पर क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा। अब जल का अनुभार निकालेंगे, तो यदि आप H2O का अनुभार निकालते हैं तो 1 गुना 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 16, तो 1 गुना 2 प्लस 16, 16 2 कितना होता है बाबू रे 18, तो 2 बट्टा हो जाएगा 18, और गुना क्या हो जाएगा 100। अब आप डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 नामा 18, अब हो गया 100/9। काटने में दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू, क्योंकि आप लोग मैथ तो अच्छा से बनाते होंगे।
हाइड्रोजन का द्रव्यमान बट्टे जल का द्रव्यमान गुने 100, तो 2/18 गुना 100 कट गया, हो गया 100/9। अब 100/9 को आप डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9.1, 11.1 हो गया किसका, हाइड्रोजन का प्रतिशत। तो आप देखिए ऑप्शन में 11.1 किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस टाइप के जो भी सवाल पूछा जाएगा उसमें किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर में, जिस यौगिक में पूछेगा उस यौगिक का द्रव्यमान नीचे में, और गुना कितना 100। 100% समझ में आ गया होगा। ए मेरे दोस्त, यदि आपको समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि आपके दोस्त भी ग्रुप डी के एग्जाम में अच्छा कर सके और वो भी हमारे इस न्यूमेरिकल बैच का आराम से लाभ उठा सके। कुछ टॉपिक वाइज वीडियो भी हम डालते रहते हैं अपने चैनल पे। जिस टॉपिक में खास बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो उसको भी कभी कभी टाइम निकालकर आप खाते पीते सोते उठते जरूर देख लिया कीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में रामबाण साबित हो और हम आपकी मदद कर सके। ये क्वेश्चन 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहा था H2O में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता, तो हम आपको क्या बोले कि जिसका प्रतिशतता पूछेगा उसका द्रव्यमान ऊपर में और उस यौगिक का द्रव्यमान नीचे में गुना 100, तो 2/18। 18 किसका द्रव्यमान निकला बाबू, 18 जल का द्रव्यमान निकला। 2 किसका, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक ही होता है लेकिन जल में हाइड्रोजन का क्या परमाणु है, 2 परमाणु, तो 2/18 गुना 100 काट दिए तो फाइनली आंसर कितना आ गया 11.11, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। पक्का ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। यदि आपको समझ आ गया तो तुरंत आप शेयर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा बाबू। अगला सवाल कहता है, यह अगला सवाल आपका कहता है, गौर कीजिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। अब यह द्रव्यमान प्रतिशत नहीं पूछा, यह पूछा कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, यानी अनुपात क्या होगा, किस यौगिक में, तो कैल्शियम ऑक्साइड में। किसमें पूछा, तो कैल्शियम ऑक्साइड में। इस कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा तो दोनों का द्रव्यमान निकाल लेंगे और जो दोनों के द्रव्यमान का रेशियो होगा वही कैल्शियम ऑक्सीजन का रेशियो होगा। तो ये कैसे बनेगा जानते हैं, आप पढ़े होंगे स्थिर अनुपात का नियम। गौर कीजिएगा बाबू, आप पढ़े होंगे स्थिर अनुपात का नियम। यहां से थोड़ा सा हम लोग थ्योरी भी देख लेते हैं, इस न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी देख लेंगे तो आपका हो सके थ्योरी से क्वेश्चन पूछे तो आराम से बनेगा। ये जो स्थिर अनुपात का नियम है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो अपने डायरी में नोट कर लेंगे मेरे दोस्त, ये नियम प्राउस्ट ने दिया। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया। और प्राउस्ट ने क्या कहा था, ये कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेता है उसका द्रव्यमान और प्रोडक्ट का द्रव्यमान या किसी भी यौगिक के अवयवों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। यह प्राउस्ट ने कहा था स्थिर अनुपात के नियम में कि कोई भी यौगिक हो, चाहे 2 तत्व से मिलकर बना हो, 5 से मिलकर बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस तत्व का जो एलिमेंट्स है, उस तत्व का जो अवयव है, उसके अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। जैसे जल की हम आपसे बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं H2O का। अब यदि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है लेकिन 2 परमाणु है, गुने 2, अनुपात कितना, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 16, तो ये 2:16, इसको काट देंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। इसका मतलब कि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान कितना हो गया, तो 1:8 हो गया। कितना हो गया रे बाबू, तो 1:8 हो गया। इसका मतलब क्या कि प्राउस्ट का यह कहना सत्य था कि जल की प्राप्ति किसी भी स्रोत से करेंगे, किसी भी प्रक्रिया से करेंगे, उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 ही होगा। चाहे वो जल झील का हो, झरना का हो, समुद्र का हो, नाला का हो, कहीं का भी हो, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा।
तो रेशियो कैसे निकाले, दोनों के द्रव्यमान का अनुपात निकाले। तो उसी तरह से ये कैल्शियम ऑक्साइड में बोला, किसमें बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो आप बताइए कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है 40, अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा 16। तो अब हो गया 40 अनुपात 16। यदि आप दोनों को काटते हैं तो 8 पचे 40, 8 दूना कितना 16, कितना निकल गया 5 अनुपात 2। किसी ऑप्शन में है भाई 5 अनुपात 2, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 5 अनुपात 2। पूछा क्या था, कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, तो 40 अनुपात 16 यानी 5 अनुपात 2। क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया होगा। एकदम गौर से देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, प्राउस्ट ने दिया। इस नियम में क्या कहा गया कि किसी भी यौगिक के अवयवों का अनुपात हमेशा नियत रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, चाहे उसको किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। तो जैसे जल का निकाल कर एग्जांपल दिए, उसी आधार पे आपने कैल्शियम ऑक्साइड का तुरंत निकाल लिया 40 अनुपात 16 यानी 5 अनुपात 2। पक्का ना। चलिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। एकदम इस सेशन को लगातार ग्रुप डे एग्जाम तक पर डे करते रहिए, यकीन मानिए एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, चाहे वो केमिस्ट्री का पूछे या फिजिक्स का। क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कोई आज तक नहीं पढ़ाया होगा आपको, इसलिए पहले हम पूरी केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे, उसके बाद पूरे फिजिक्स का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे और इसी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे। चला, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार है, बस तुम तैयार रहो। जो सब्सक्राइब नहीं किया पक्का कर लो बाबू और शेयर जरूर कर देना। क्लियर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कहता है देख बाबू, ये अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। देखो, जो अभी एग्जांपल हम आपको देकर समझाए स्थिर अनुपात के नियम में कि जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, पानी को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1 अनुपात 8 रहेगा। क्या रहेगा बाबू, हमेशा 1 अनुपात 8 रहेगा। निकाल कर भी हम आपको दिखा देते हैं। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोला, सबको पता है जल का सूत्र क्या होता है H2O। अब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन का अनुपात होगा और जो ऑक्सीजन का अनुपात होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 1, 2 परमाणु है 1 गुना 2 करेंगे तो कितना 2 अनुपात, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 16, तो 2 अनुपात 16 काट देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 1 अनुपात 8। 1 अनुपात 8 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर क्या हो गया 1 अनुपात 8। यानी पानी की प्राप्ति किसी भी स्रोत से करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1 अनुपात 8 होगा। लेकिन याद रखना, किसी किसी सेटिंग में हम देखे हैं कि इस रेशियो को उलट कर पूछता है। जैसे जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नहीं पूछकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछेगा, तो याद रखना रेशियो वाला क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन को उलट देगा तो आंसर भी आप उलट दीजिएगा। यदि क्वेश्चन को उलट देगा तो आंसर भी क्या होगा उलट जाएगा। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछा तो 1 अनुपात 8, और यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात पूछता तो 8 अनुपात 1 होता। क्लियर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछा तो 1 अनुपात 8 है। अब मान लिया जाए पूछ देता कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, तो 8 अनुपात 1। लेकिन जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करेगा तो हमेशा 1 अनुपात 8 ही होगा। क्लियर हो गया, पक्का ना। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल कहता है, ध्यान देना, ये अगला सवाल आपका कहता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होता है। किसके बारे में आपसे पूछा, अमोनिया के बारे में पूछा। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। ये सबको पता होना चाहिए कि अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। और अमोनिया में किसका अनुपात पूछा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पूछा। किसका पूछा, तो नाइट्रोजन अनुपात हाइड्रोजन, इसके द्रव्यमान का अनुपात पूछा था। तो अमोनिया में NH3 जब रहता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या हो जाएगा N अनुपात H3।
नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, सबको पता है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, लेकिन 3 गो परमाणु है तो ये हो जाएगा 3। अतः इसका आंसर क्या हो गया 14:3, क्योंकि 14:3 को आप काट नहीं सकते हैं, इससे छोटा रेशियो नहीं निकलेगा, अतः इसका आंसर हो गया 14:3। है किसी ऑप्शन में क्या, किसी ऑप्शन में 14:3 नहीं है भाई, ये कैसे हो गया। कहता अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होगा, तो भाई नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 14, सबको पता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, लेकिन 3 गो परमाणु है तो 14:3 किसी में दिख नहीं रहा है। यहां पर हमको लगता है बाबू मिस्टेक से 1 लिखा गया है, इस 1 को आप हटा देंगे, ये हो जाएगा 14:3। इसका आंसर हो जाएगा बाबू 14:3। ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसको हटा देंगे, और ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है तो इसलिए सवाल गलत नहीं है। ये टाइपिस्ट जो टाइपिंग करता है वो मिस्टेक करके यहां पर 13 लिख दिया, ये हो जाएगा बाबू 14:3। क्या हो जाएगा 14:3, चूंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा था तो ये हो जाएगा 14:3। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि N2 और H2 का पूछा, N2 H2 का नहीं पूछा था, ये अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का पूछा था। ये तो चूंकि नाइट्रोजन गैस है तो हमेशा अणु के रूप में रहता है इसलिए N2 लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन भी गैस है तो हमेशा अणु के रूप में रहता है इसलिए H2 लिखा हुआ है। लेकिन वो पूछा था अमोनिया में इस NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो, इसलिए क्या निकला 14:3। तो आप लोग इस 1 को हटा देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा 14:3। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्यान देंगे, ये अगला सवाल कहता है आपसे, गौर से इस सवाल को देखिएगा। ये सवाल कहता है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। किसके बारे में पूछा, अमोनियम क्लोराइड। आपको पता होना चाहिए ये अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड इसका सूत्र जानते क्या होता है, NH4Cl होता है। क्या होता है बाबू, NH4Cl। ये आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया। अब इसमें क्या बोला कि इसके एक अणु में कितने परमाणु हो गए, यानी इस पूरे अमोनियम क्लोराइड के एक अणु के परमाणु के बारे में पूछा तो नंबर ऑफ परमाणु काउंट कर लेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का पास कितना परमाणु है, तो अभी नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 4 परमाणु है, तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु प्लस हाइड्रोजन का 4 परमाणु प्लस क्लोरीन का 1 परमाणु, सबको जोड़ देंगे 4 1 5 1 कितना हो गया 6। यानी अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन ये सबके परमाणु को ऐड किए तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु, सबको जोड़ दिए तो क्या हो गया 6 हो गया। है किसी ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2018 का पूछा गया सवाल है। जितना भी न्यूमेरिकल बता रहे हैं ये सारे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है और आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और आज से लगातार 15 अगस्त तक 45 दिन आपके पास टाइम है, और इतने दिनों में लगातार हर दिन हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, मिसलेनियस भी कभी कभी पढ़ाएंगे, और आपको लगातार इस न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो डिस्कशन कराएंगे कल से, उस सेशन में जरूर आपको साथ रहना है। यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं लेगी जो आपके रिजल्ट को रोक देगा। इसलिए मेरे दोस्त सिर्फ अब रिवीजन कीजिए, अब कहीं पर किसी भी बैच लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, किसी का कुछ नहीं सुनिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन कीजिए। खाना खाने बैठिए, मोबाइल चला के छोड़ दीजिए, खाना भी खाइए, सुनिए भी हमारा वीडियो, सोने जाइए 10 मिनट में वीडियो देख लीजिए, कोई टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक बार कॉपी कलम लेके बैठिए न्यूमेरिकल बनाने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते जाइए, कॉपी पर बनाते जाइए, बनाने में दिक्कत हो तुरंत वीडियो देखिए, फिर एक बार अपने से बनाई दिक्कत होता फिर वीडियो देखिए। आप इन किन प्रकार समझ जाइए कि आप यदि न्यूमेरिकल पर कमांड कर लेते हैं तो आप 90% बच्चे को पीछे कर सकते हैं, क्योंकि 90% बच्चा का न्यूमेरिकल इतना कमजोर होता है कि उसको समझिए परमाणु अणु परमाणु संख्या द्रव्यमान से कुछ नहीं बुझाता है चला,
और तुमसे न्यूमेरिकल यदि 2 को सही बन जाता है तो तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम चला जाएगा चेला, क्योंकि ये कंपटीशन है, एक एक नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए मेरे दोस्त आइए, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन गया होगा। अब किसी भी तत्व में यदि परमाणु काउंट करना रहेगा तो उम्मीद करते हैं आपसे हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड में कितना परमाणु हो गया? अमोनियम नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 4, क्लोरीन का 1, 4 1 5 1 कितना 6। इसी तरह से एक एग्जांपल और हम आपसे देते हैं, आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा कि नंबर ऑफ परमाणु कितना होगा। एकदम तुरंत बताइए कमेंट में, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट में बताइए कि परमाणु की संख्या कितना होगा। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा CaCO3 में परमाणु की संख्या कितना होगा। तो देखिए कैल्शियम का कितना परमाणु है? 1, कार्बन का कितना परमाणु है? 1, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 3। सबको जोड़ देंगे तो 1 1 2 3 कितना 5। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितना परमाणु होगा? 5 होगा। लेकिन आपसे पूछा था किसका? अमोनियम क्लोराइड का, और इसका कितना हो गया भाई? 6 हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब किसी भी यौगिक का पूछे, ये एक बेस था, ये एक आपका आधार है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपके एग्जाम में कोई और कंपाउंड का पूछेगा तो सबके परमाणु को ऐड कर देंगे, वो पूरे यौगिक का परमाणु हो जाएगा। जैसे कि अभी यहां पर भी आपने देखा और यहां पर भी देखा। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है, एकदम गौर से देखिएगा, यह सवाल कहता है कि मानक तापमान और दबाव पर, मानक तापमान और दबाव पर, मानक तापमान और दबाव समझते हैं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वही है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेता है। यानी कहता है कि 5.6 लीटर आयतन जो है वो 7.5 ग्राम के बराबर है। तो कहता है कि यह कौन सा गैस होगा? कहता है बताइए कि वो कौन सा गैस होगा जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार जो है क्रमशः 12, 14 और 16 है। यानी आपको उस गैस के बारे में पूछ रहा है जिस गैस की मात्रा जो है 5.6 लीटर में 7.5 ग्राम है। 5.6 लीटर का आयतन 7.5 ग्राम के बराबर है। तो ऐसा कौन सा गैस हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इसका मान निकालना पड़ेगा, कितना ग्राम आता है, तभी आप बता पाइएगा कंपाउंड। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये कहता है कि 5.6 लीटर आयतन का भार कितना हो जाएगा बाबू? 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 5.6 लीटर आयतन का भार कितना? 7.5 ग्राम। तो इसलिए निकाल लेते हैं 1 लीटर के लिए। तो 1 लीटर के लिए क्या हो जाएगा? 7.5 बट्टा कितना? 5.6 नहीं हो जाएगा? 7.5 बट्टा 5.6 हो जाएगा। अब इसलिए क्या हो जाएगा? 22.7 लीटर आयतन का भार। अब कहेंगे सर 22.7 लीटर क्यों लिए? क्योंकि आपने कभी पढ़ा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर होता है। क्लियर? ये डाटा याद कर लेंगे, नोट कर लीजिए। आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि एनटीपी पर या एसटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। कितना होता है मेरे दोस्त? तो 22.4 लीटर होता है। तो इसलिए कितना पर निकालेंगे? 22.4 लीटर पर निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 बट्टा 5.6 गुना कितना? 22.4। क्लियर हो गया? अब देखिए, ई भाई हट जाएगा, यो हट जाएगा, एकरा हटाएंगे तो बट्टा 10 हो जाएगा। अब 56 है और 224 है। यदि आप इसको काटते तो कैसे कटेगा? 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22,
4 बार में कट जाएगा, कट जाएगा भाई। तो 4 बार में यदि कट गया तो 75 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा? यदि 75 गुना 4 करेंगे तो 5 चौक 20 और 7 चौक 28 और 29 30, 300/10 करेंगे कितना निकल गया? 30 निकल गया। यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इस गैसीय पदार्थ का द्रव्यमान कितना निकल गया? 30 ग्राम निकल गया। तो अब आपको देखना है कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यानी 12, 14 और 16 इस तीनों में किसको जोड़ेंगे 30 आएगा भाई। तो आप यदि 12 और 16 को जोड़ देते हैं तो 12 16 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा भाई? तो 6 2 8, 1 1 2 28 होगा। इसका मतलब ये गलत होगा। 14 और 16 को जोड़ते हैं तो 14 16 को जोड़िएगा तो क्या होगा? 6 4 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब है 14 वाला और 16 वाला होगा। तो 14 वाला कौन? नाइट्रोजन और 16 वाला कौन? ऑक्सीजन। तो इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। है ऑप्शन में क्या? तो ऑप्शन नंबर 1 में है, क्योंकि नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, दोनों को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। और आपका यहां भी आंसर कितना आया है? तो यहां भी आंसर 30 से आया है। पक्का? थोड़ा सा ये टफ है लेकिन ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है, इसलिए ए मेरे दोस्त एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। हालांकि ये आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। कुछ कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, उनको उनके मन में लगेगा कि मास्टर साहब थोड़ा कम बुझाया। यकीन मानो फिर से बताएंगे फिर थोड़ा बुझाएगा। अच्छा, इतना तो याद हो गया है ना कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डाटा नहीं पता था तो याद हो गया कि एसटीपी पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन या एनटीपी पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब यहां पर दिया था कि 5.6 लीटर आयतन में कितना भार? तो 7.5 ग्राम, इसलिए 1 लीटर में, इसलिए 22.4 लीटर में जो मान निकाले। अब यहां पर देखिए जोड़कर कि भाई किसमें उतना आता है, तो निकला था 30, तो यहां पर 14 और 16 को जोड़े तो हो गया 30। अब यहां पर नाइट्रोजन का आपको ऐसे भी पता है 14 + 16 = 30, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड NO हो गया। लेकिन फिर भी एक बार हम देखते हैं, स्पष्ट क्लियर हो गया कि 5.6 लीटर आयतन का भार जो है वो कितना दिया हुआ था? 7.5 ग्राम दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? एकदम गौर से देखिएगा, 7.5 दिया था किसका? 5.6 लीटर के लिए। तो इसलिए निकालेंगे किसके लिए? 1 लीटर के लिए। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा? 7.5 बट्टा 5.6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कितना होता है एसटीपी पर आयतन? तो 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर के क्या होगा? 7.5 बट्टा 5.6 गुना 22.4। अब देखिए ये 0 हट जाएगा, ये दशमलव भी हटेगा, ये दशमलव भी हटेगा, इसको हटाएंगे तो बट्टा 10। अब सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहां पर था 56, अब ये हो गया 4 बार में कट गया। अब 75 को 4 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 300। अब बटा कितना? 10, 1 0 1 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 30 हो गया। कितना आया? 30। तो अब देखेंगे भाई 30 किसको जोड़ने पर आया? इसको जोड़ेंगे तो नहीं होगा, तो इसको जोड़े तो हो गया ना भाई रे। 14 + 16 कितना? 30 हो गया। तो यहां पर भी क्या हो गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड 14 + 16 बराबर कितना? 30। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना? यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार शेयर अपने दोस्तों के बीच मार दीजिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। ए मेरे दोस्त, एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक मुझे पहुंचा दीजिए। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जो है वो राहुल सावरना को जाने और इनके इस तकनीक का लाभ उठाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर गरीब बच्चा भी फ्री में यूट्यूब पर पढ़ेगा हमसे। और ये क्लास सदा मेरी चलती रहेगी, जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक हम आपके यूट्यूब पर आपके साथ हैं। जहां थ्योरी में दिक्कत होगा, जहां न्यूमेरिकल में दिक्कत होगा, जहां टॉपिक में दिक्कत होगा, हर दिन एक क्लास कम से कम मेरा फिक्स रहेगा। एक से ज्यादा क्लास देने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में व्यस्तता ज्यादा होने से
क्लास कम हो सकती है, लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम तक तो 2 से 3 क्लास मेरा फिक्स है। उसके बाद भी जहां आपकी जरूरत होगी मेरा नंबर दिया हुआ रहता है, एक बार कॉल करके बोलना सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, उसी टॉपिक का वीडियो उसी दिन बनाकर डालेंगे और रेगुलर 1 घंटा मेरा क्लास यूट्यूब पर आप लोगों की सेवा में रहेगा। आप हमें सेवा करने का मौका दीजिए, यकीन मानिए हम आपकी तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए आइए अगले सवाल पर। यह सवाल 100% आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी क्लियर हो गया कि भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही होगा। तो आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपका कहता है, यह सवाल थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आपके लिए नहीं होगा, यह जो नहीं पढ़ेगा हमसे उसके लिए होगा। कहता है कि NH4NO3 में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा भाई, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा NH4NO3 में। देखिए हम क्या बोले थे कि प्रतिशत किसी का भी पूछा जाए, प्रतिशत किसी का भी पूछा जाए तो हमेशा याद रखना कि उसका जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, जिस यौगिक में पूछा जाता उसको नीचे रखते हैं, उसके द्रव्यमान को 100 से गुना कर देते हैं। तो मान लिया जाए ये NH4NO3 में हाइड्रोजन का पूछा, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा NH4NO3 का द्रव्यमान गुना कितना 100। हमेशा याद रखिएगा किसी के बारे में पूछा तो जिसके बारे में पूछा जाएगा ना उसका द्रव्यमान ऊपर रहेगा और उस यौगिक का द्रव्यमान नीचे रहेगा और गुना 100 कर देंगे। मान लिया जाए नाइट्रोजन का पूछता तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान ऊपर रखते, यौगिक का द्रव्यमान नीचे गुना 100। ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऊपर, यौगिक का द्रव्यमान नीचे गुना 100। तो अब गौर कीजिएगा कैसे होगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, लेकिन है 4 गो परमाणु तो हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 बट्टा इस टोटल का द्रव्यमान NH4NO3 का। तो आप देख लीजिए नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 गो परमाणु है तो 16 48, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई। ओह सॉरी क्वेश्चन हट गया, 1 मिनट बाबू, चलिए आ गया। अब यदि आप सबको जोड़ देते हैं गुना 100, यदि आप इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, जल्दी जोड़ के बताइए। यदि सबको आप जोड़ देते हैं तो 14 4 14 दूना 28, 28 4 32, 32 48 80, तो ये हो जाएगा बाबू 4 बट्टा 80 गुना कितना 100, E0 कट गया, 4 दूना 8 और 2 पंचे 10, कितना निकल गया भाई 5% निकल गया। ऑप्शन में है 5%, क्या अरे भाई तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए इसके लिए घबराना नहीं है, यदि आपका 5% आया तो इसमें कोई गलती नहीं है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऊपर में, टोटल का द्रव्यमान नीचे में गुना 100, तो 4 बट्टा 80, 10 कट गया, 4 दूना 8 2 पंचे 10, इसका आंसर आएगा 5% यदि हाइड्रोजन के बारे में पूछा तब। लेकिन हमको लगता है यह टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, हाइड्रोजन का यदि पूछता तो इसका आंसर 5% आता और वो आप भी समझ रहे हैं। तो हो सकता है हाइड्रोजन के जगह वो किसका पूछा होगा, नाइट्रोजन का। तो यदि नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछेगा तो अब हम नाइट्रोजन का भी निकाल, हम क्या बोले कि जिसका पूछेगा उसको ऊपर में, यौगिक का द्रव्यमान नीचे में गुना 100, तो हाइड्रोजन का निकाले भाई आ गया 5, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, हाइड्रोजन के बारे में नहीं पूछा था। तो चलो हाइड्रोजन का भी निकाल लिए, अब नाइट्रोजन का भी निकाल लेते हैं। तो गौर कीजिएगा, इसको हाइड्रोजन को काट के यहां पर आप नाइट्रोजन बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा, नाइट्रोजन बना दीजिएगा और नाइट्रोजन का निकालेंगे तो ध्यान देंगे नाइट्रोजन का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का द्रव्यमान बट्टा NH4NO3 का द्रव्यमान गुने कितना, गुने 100।
अब गौर कीजिएगा, नाइट्रोजन के द्रव्यमान की बात करेंगे तो नाइट्रोजन यहां भी है, नाइट्रोजन यहां भी है, 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 और 2 गया 14 दूना 28, तो ये हो जाएगा 28 बटा, अब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और गुना कितना 100, क्या कि 2 नाइट्रोजन था तो 14 14 कितना 28 और टोटल को जोड़े तो कितना हो गया भाई 14 14 28 28 4 28 4 32 और 16 48, 32 और 48 कितना हो जाएगा 32 और 48 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 80 नीचे लिखिए और गुना 100, अब 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 और 4 से 28 कटेगा क्या 7 चौक 28 और 7 पचे कितना 35, तो इसका आंसर कितना आया भाई 35% आया है। किसी ऑप्शन में 35% तो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। देखिए हम लोग चला वैसे टीचर हैं जो क्वेश्चन यदि गलत भी लिखा रहेगा तो हम लोग उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का चीज है, न्यूमेरिकल रटने का चीज नहीं है, और जो रटकर न्यूमेरिकल बनाएगा उससे जीवन में न्यूमेरिकल नहीं बनना है। इस सीधा इसका कॉन्सेप्ट था कि किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व के बारे में प्रतिशत पूछा जाए तो सबसे पहले जिसका पूछा जाएगा उसका द्रव्यमान ऊपर, यौगिक का द्रव्यमान नीचे गुना 100। मान लीजिए क्वेश्चन में हाइड्रोजन लिखा गया, हाइड्रोजन का निकाल दिए, आंसर नहीं आया तो हम समझ गए भाई ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन होना चाहिए। अब देखो जैसे नाइट्रोजन देके बनाए तो 35% आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर 1 में ही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 35% होगा। कोई कंफ्यूजन आपको? चलिए तो अब हम आते हैं, चलिए खत्म ही हो गया। यानी अभी जिस टॉपिक का आप न्यूमेरिकल देख रहे थे स्थिर अनुपात के नियम का या अणुपरमाणु का, यह न्यूमेरिकल समाप्त होता है। अगले क्लास में नए चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर हम आपको आएंगे। आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छा तरीका से देखिएगा, घर पे खुद से न्यूमेरिकल बनाइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।